सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चूँकि इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जाकर देखना है प्लेलिस्ट में जाके, और जिससे जितने भी प्रश्न वहाँ पर अपलोड हों आपका उन प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। और कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ तो इनमें भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, चूँकि अलग ढंग से पूछे गए हैं लेकिन रिपीटेड हैं। तो आप लोगों को इसी प्रकार से और भी ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, तो संस्कृत पेडागोजी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार दोहराए जा रहे हैं। और ये लगभग अपना 78-79वां वीडियो होगा। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग वो भी देखें। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से जुड़ें, जहाँ पर जाकर आप लोग सीधे PDF वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे और टोटल फ्री है ये। आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो, कोई शंका हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट SMS भेजकर और पूछ सकेंगे। चलिए, पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोफेसर BB बोकील महोदय नाम दिया हुआ है, तो प्रोफेसर BB बोकील महोदयेन कहा विधि प्रतिपादितम। तो जो प्रोफेसर BB बोकील महोदय हैं, इन्होंने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या फिर व्याख्या विधि। क्या दिया हुआ है? व्याख्या विधि। तो जो प्रोफेसर BB बोकील महोदय हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन किया था। और कहाँ पर प्रतिपादन किया था? पहली बार प्रयोग बम्बई शहर में किया था। बम्बई में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संस्कृत में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और प्रत्यक्ष विधि जो है पहले निर्बाध विधि के नाम से जानी जाती थी। ये जो आपने नाम सुना होगा और ये पूछा भी जाता है। निर्बाध करें, ध्यान रखें आप लोग। निर्बाध विधि का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष विधि, और ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या रहेगा सही उत्तर? पहला, प्रत्यक्ष विधि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधेः भवति। मतलब कि व्यवहार कौशल का जो गुण है, इसका ग्रहण किस विधि में होता है। तो व्यवहार कौशल गुण का ग्रहण किस विधि में होता है, ये बताना है। पाठ्यपुस्तक विधि के द्वारा। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन व्याकरणानुवाद विधि से, पाठ्यशाला विधि से, या फिर प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या कह रहे हैं? व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधेः भवति। तो व्यवहार कौशल, इस गुण का ग्रहण किस विधि के द्वारा होता है। क्या रहेगा सही उत्तर? तो जब व्यवहार कौशल की बात आएगी तो इसका ग्रहण जो होता है ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, जो कि पहले मैंने बताया भी था, निर्बाध विधि के नाम से चला करती थी। फिर उसके बाद में उसको प्रत्यक्ष विधि के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न दिया है पाठ्यपुस्तकस्य स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। मतलब कि पाठ्यपुस्तकस्य स्थानम शिक्षणे कर लें यहाँ पर, शिक्षणे महत्वपूर्णम विद्यते, कि पाठ्यपुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूछ रहे हैं। दिया हुआ है बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करने के लिए, व्यावहारिकस्य, ध्यान से, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, व्यावहारिक ज्ञान के संपादन के लिए, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुचि उत्पादनाय, छात्रों की व्यवहार मतलब कि स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन के लिए, या फिर डी दिया है उपर्युक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय, उपर्युक्त सभी उद्देश्यों के संपादन के लिए। क्या रहेगा सही उत्तर? तो ये जो डी दिया हुआ है यही अपना सही उत्तर, की बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः, बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन करना, और छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन करना, यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये क्रम व्यवस्थित करने का है, LSRW, जिसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो इसका ये सही क्रम यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? पहले अपन को श्रवण देखना है, ये मिल गया।
तो श्रवण यहाँ पर कहीं नहीं है, तो है तो पहला ही सही। लेकिन इस प्रकार से घुमाने के लिए ये दिए जाते हैं, तो पहला श्रवण, दूसरा भाषण, तीसरा पठन और चौथा लेखन। तो पहला ही यहाँ पर अपन को मिल चुका है, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग ये याद रखें, कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम, मतलब कि किसी भी भाषा का नाम क्या है, मतलब कि कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम, किसी भी भाषा का ज्ञान अपन क्या कह सकते हैं। तो तया भाषया अभिव्यक्तेः ज्ञानम, मतलब उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान कह सकते हैं। तस्याः भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान कह सकते हैं। तस्याः भाषायां सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, उस भाषा को सम्यक प्रकार से लिखने का ज्ञान कह सकते हैं। या फिर तस्याः भाषायाः व्याकरण नियमानां ज्ञानम, उस भाषा के व्याकरण नियमों का ज्ञान। तो क्या रहेगा सही उत्तर? कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम, भाषायाः ज्ञानम, तो किसी भी भाषा का जो ज्ञान है तो क्या कहेंगे अपन? तया भाषया अभिव्यक्तेः ज्ञानम, मतलब कि उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान कहेंगे। अपन को किसी भी भाषा का ज्ञान है, मतलब कि ये कहेंगे कि हमें उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान है, हम उस भाषा में अभिव्यक्ति अपनी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, दिया हुआ है उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियायाम, कतमम कर लें यहाँ पर, कतमम प्रक्रियायाम अनुसरति, मतलब कि उत्तम लेखन जो है वो कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। तो शोधनम पुनरावलोकनम च, शोधन और पुनरावलोकन का। विचाराणाम लेखनम, विचारों के लेखन का। प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन का। संशोधनम, संशोधन का। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन का। या फिर अंतिम लेखनम च, अंतिम लेख का। शी दिया हुआ है अंतिम रूपेण लेखनम, अंतिम रूप लेख का। आगे चलते हैं, डी दिया हुआ है प्रारूप लेखन और अंतिम रूप लेखनम च। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो उत्तम लेखन है, उत्तम लेखन, ये वाला ऑप्शन अलग से ही अपन को सही दिख रहा है। विचाराणाम लेखनम, विचारों का लेखन। प्रारूप लेखनम, प्रारूप का लेखन। संशोधन, पुनरावलोकन और अंतिम लेख, तो ये जो है उत्तम लेखन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, जहाँ पर दिया हुआ है रिया मोहितश्च, और देखें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें नाम चेंज कर दिया जाता है और प्रश्न ऐसा का ऐसा रहता है। रिया मोहितश्च पंचम कक्षायाम विकलांग छात्रौ स्तः, मतलब कि रिया और मोहित हैं, ये 5वीं कक्षा के छात्र हैं, विकलांग हैं। तो तस्य शिक्षकः, उनका जो शिक्षक है, उनके जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं? सर्वेषां विद्यार्थिनां आवश्यकतानुरूपं विद्यालयः समावेशी स्यात् इति मत्वा तयोः समावेशं कुर्यात्, मतलब कि इनके जो शिक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थी जो हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में समावेशी शिक्षा हो, इस प्रकार से मान करके उनको समावेशम कुर्यात, उसी क्लास में समावेशित करते हैं, मतलब सभी के साथ पढ़ाई कराना स्टार्ट करते हैं विकलांग होने के बावजूद भी। आगे कह रहे हैं तौ प्रति सहानुभूतिम प्रदर्श्य तयोः कृते विशेष यंत्रम कुर्यात् अधिकाधिक सुविधा च दद्यात्, मतलब कि उनके प्रति विशेष सहानुभूति प्रदर्शित करके उनके लिए विशेष यंत्र आदि की व्यवस्था करते हैं और अधिक सुविधाएं देते हैं। यह है दूसरा। तीसरा दिया है तयोः अभिभावकैः सह चर्चां कृत्वा भिन्न विद्यालयः प्रतिगन्तुम् उपदिशेत्, मतलब कि तयोः, उन दोनों के अभिभावकों से चर्चा करके, कृत्वा मतलब करके, बिल्कुल स्पष्ट शब्द ये हैं, सरल से, और विभिन्न विद्यालयों में जाने के लिए उन्हें उपदेश देते हैं कि आप तो स्पेशल जो विकलांगों के विद्यालय हैं उनमें जाएं, यहाँ आपका एडमिशन, मतलब कि कुछ भी कहें। तो ये आगे दिया है तयोः कृते भिन्नायाः विशिष्ट कक्षायाः कृते, तो एक और यहाँ नीचे छोटी सी पंक्ति थी जिसमें लिखा था कि प्राचार्य प्रतिवार्ता, तो उन दोनों के लिए विशिष्ट कक्षा या फिर भिन्न अलग कक्षा में और विशिष्ट कक्षा के लिए प्राचार्य से सलाह लेंगे, ये कहा था। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पहला ही सही है कि सभी विद्यार्थियों को सर्वेषां विद्यार्थिनाम आवश्यकतानुरूपम विद्यालयः समावेशी स्यात्, मतलब कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक सी कक्षा की व्यवस्था हो, एक जैसी पढ़ाई हो सभी की, और समावेशी शिक्षा के रूप में उनकी शिक्षा चल सके। ये रहेगा पहला सही। आगे चलते हैं, कविता पाठनम क्रियते, तो कविता पाठन जो है उसमें किया जाता है, क्या होता है?
किस लिए कविता का पठन किया जाता है? नवीन शब्द ज्ञानार्थम, नवीन शब्दों के ज्ञान के लिए। वर्तन्याः व्याकरणश्च ज्ञानार्थम, वर्तनी और व्याकरण के ज्ञान के लिए। छंदोबद्ध रचनायाः ज्ञानार्थम, जो छंदोबद्ध रचना है उसके ज्ञान के लिए किया जाता है। या फिर दिया हुआ है विचाराणाम, विचाराणाम कर लें, विचाराणाम बोधनार्थम आनंदानुभूत्यर्थम च। तो जब जब कविता पाठ की बात आती है तो विचारों का अवबोध हो, विचारों का बोध हो और आनंद की अनुभूति भी हो साथ में, ये रहेगा सही। तो कविता पाठ की है ये विशेषता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवह्रियते। मतलब कि बहुभाषिक कक्षा जो है उसको साधन के रूप में किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए, अर्थात शिक्षक जो है तो शिक्षक को क्या अपेक्षित है इसके लिए? तो मातृभाषायाः अधिगमनम कुर्यात्, मातृभाषा में अधिगमन करें। विद्यार्थिनां सर्वासां भाषाणां ज्ञानं कुर्यात्, विद्यार्थियों को सभी भाषाओं का ज्ञान कराए। विद्यार्थिनां भाषाणां उपयोगम कुर्यात्, विद्यार्थियों को भाषा का उपयोग कराए। या फिर अनेक भाषाणां अध्यापनम कुर्यात्, अनेक भाषाओं का अध्यापन हो। तो बहुभाषिक जो कक्षा होती है उसमें साधन के रूप में जो व्यवहार किया जाता है उसमें मातृभाषा अधिगमनम कुर्यात्, मतलब कि मातृभाषा के रूप में अधिगमन किया जाए। मातृभाषा में वहाँ पर बात कर सकते हैं जब बहुभाषी कक्षा है तो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है व्याकरण पाठ योजनायाः नास्ति, मतलब कि व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति, व्याकरण पाठ योजना में ये नहीं होता है। तो अपन को यहाँ पर व्याकरण की पाठ्य योजना के बारे में बताना है कि व्याकरण पाठ्य योजना जो होती है उसमें क्या नहीं होता है। ऑप्शन पहला दिया है छात्राणाम ज्ञानस्य अभिवर्धनम, छात्रों के ज्ञान का अभिवर्धन होता है, बिल्कुल होता है। शुद्ध संस्कृत लेखनस्य च योग्यता प्रतिपादनम, ये भी होता है। ध्यान से योग्यतोत्पादनम, योग्यता का उत्पादन होता है। विचाराभिव्यक्तेः सुक्तोत्पादनाय, ये भी होता है, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आगे दिया है अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमतोत्पादनम, मतलब कि ये तो गलत हो गया कि बहुत ज़्यादा धन कमाने की क्षमता उत्पादित करना, तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो ये अपना आंसर रहेगा करेक्ट। नास्ति दिया है ना, नेगेटिव ढूंढना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः साधनम नास्ति, मतलब कि संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो ध्यान से, नहीं है कहाँ, अस्ति दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें आप लोग, मैंने भी नास्ति बोल दिया। अस्ति पूछा है, संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः साधनमस्ति, तो साधन है मौखिक अभिव्यक्ति का। कविता पाठ बिल्कुल है अभिव्यक्ति का साधन मौखिक, कथावाचन मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, चर्चा परिचर्चा भी है, तो सर्वे सही उत्तर क्या रहेगा? सर्वे, मतलब कि सभी के सभी ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति, मूल्यांकन के कितने भेद हैं। देखिए यहाँ पर सामान्य रूप से मूल्यांकन के भेद पूछे हैं, तो ज़्यादा अपन को डीपली नहीं जाना है। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, अपन यहाँ पर ले लेंगे, बिल्कुल आसान दो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति, मतलब कि परंपरा से सहायक उपकरण जो चला आ रहा है वो कौन है, क्योंकि दूरदर्शन वगैरह तो अभी जुड़े, आकाशवाणी ये सब, लेकिन परंपरागत रूप से क्या चल रहा है, दूरदर्शन नहीं होगा। श्यामपट्ट सही है, चित्रम भी नया ही है, चित्र आदि, आकाशवाणी भी नहीं है। तो ये परंपरागत उपकरण है जो कि संस्कृत शिक्षण में सहायक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथमम कौशलम अस्ति। देखिए इस प्रश्न का तो कई बार पूछा जा चुका है, इस प्रश्न का कुछ नहीं अपन कहेंगे, आप लोगों को ही बताना है, क्योंकि कई बार अधिकतर पेपर मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथमम कौशलम, पहला क्या है, पहला कौशल बताना है आपको, पठन, लेखन, श्रवण या फिर संभाषण। तो कौन कौन से थे? श्रवण, पहले नंबर पर था श्रवण, दूसरे नंबर पर भाषण और तीसरे पर पठन, चौथे पर लेखन। तो क्या होगा अपना सही उत्तर? यही आप लोगों को दिख ही रहा है, ये है सही, श्रवण कौशल। आगे चलते हैं निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीयाः परीक्षा का, मतलब कि कौन सी परीक्षा है जो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय है।
उस परीक्षा पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है निबंध परीक्षा मतलब कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा। पहला दिया हुआ है, ध्यान से देखें, साक्षात्कार परीक्षा, दूसरा मौखिक परीक्षा, तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो विश्वसनीय है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है विश्वसनीय? ये वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ये ज़्यादा विश्वसनीय है। ये होगा सही उत्तर अपना, ये ज़्यादा विश्वसनीय परीक्षा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर अपन छोटे छोटे से क्वेश्चंस के माध्यम से और बहुत सारा वो कर सकते हैं, मतलब कि मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, संस्कृत शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोधात्मक उद्देश्य भी है, ज्ञानात्मक भी है और रचनात्मक भी है। सर्वाणी रहेगा इसका सही उत्तर, मतलब कि ये सभी उद्देश्य जो हैं ये संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये होगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है शिक्षणम भवेत्, शिक्षण होना चाहिए, कैसा हो शिक्षण? शिक्षणम भवेत् संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिन से कठिन की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, या फिर तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति, तर्क से मनोविज्ञान की ओर। तो जो शिक्षण होता है, शिक्षण सरलात् कठिनम प्रति होता है, सरल से कठिन की ओर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, पाठ्य योजनायाः आविर्भावः अभवत्, मतलब कि पाठ्य योजना का जो आविर्भाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था ये बताना है। पाठ्य योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? समाजशास्त्र के द्वारा, संस्कृतेन संस्कृत से हुई थी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुई थी, या फिर अर्थशास्त्र से हुई थी। तो पाठ्य योजना का जो आविर्भाव है, पाठ्य योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ था? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ था। कहाँ से? ये जो थर्ड दिया हुआ है तीसरा वाला, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और शायद ये अपने सेशन का अंतिम प्रश्न है। संस्कृत भाषा कौशल से अंतिमम कौशलम विद्यते। देखिए इसके पहले जो पूछा गया था वो पूछा गया था पहला कौशल, और यहाँ पर जो पूछा गया है ये पूछा गया है अंतिम कौशल। तो आपको पहला पता चल ही गया था और मैंने वहाँ पर आपको बता भी दिया था कि अंतिम कौशल कौन होगा। तो LSRW आपको ये याद रखना है, LSRW। देखिए मैंने तो सब कुछ याद किया था, तो LSRW से मुझे मतलब ही नहीं था, डायरेक्ट ही मुँह पर था, श्रवण भाषण पठन और लेखन। तो श्रवण भाषण पठन और लेखन, तो अंतिम कौशल कौन होगा? लेखन, ये वाला राइटिंग। तो इस प्रकार से यहाँ जो होगा ये C रहेगा उत्तर। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप लोगों से कुछ भी किसी भी प्रकार का पैसा अपने इस चैनल पर नहीं लिया जाता है, और आप लोगों का बस इतना ही है कि आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें अपने मित्रों को। और निःशुल्क बहुत सारी PDF है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, सुविज्ञान आपको वहाँ पर टाइप करना है, ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग बहुत सी PDF ले पाएंगे। आपको इंस्टाग्राम पर आपको जुड़ना है। इंस्टाग्राम पर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप SMS में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर आप लोग MPTET 2020 नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग अब 100 लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग वहाँ भी जुड़ जाएं, तो वहाँ भी कोई जानकारी रहे तो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।